नमस्कार, फार्मिस्टो सर्वप्रथम किसान चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैविक खेती की श्रृंखला में हमने जाना जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, जीरो टिलेज क्या होता है, कैसे हम दुश्मन कीटों की जनसंख्या अपने मित्र कीटों की मदद से नियंत्रण में रख सकते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी कैसे होती है, मिट्टी की कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है। तो ये सारे जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं और हमारे जो मित्र हैं, उसमें एक जो बहुत ही अच्छा मित्र है, किसानों का सबसे अच्छा उत्तम मित्र माना जाता है, वो है केंचुआ। और आजकल हम लोग खेत में केंचुआ खाद डालने के लिए बहुत बताते हैं, लेकिन मेरा आप लोगों से हमेशा निवेदन ये रहता है कि केंचुआ खाद या इस तरह का और भी कुछ डालने के बदले मिट्टी में इस तरह के सूक्ष्म जीव का या मित्र कीटों का या और भी जो भी हमारे जीव हैं जो कि हमारी खेती में मदद कर सकते हैं, वैसे बहुत जरूरी है कि आज हम अपने खेतों में केंचुआ की जनसंख्या कैसे बढ़ाएं। केंचुआ प्राय लुप्त होते जा रहे हैं और इसीलिए अब जरूरी हो गया है कि हमें बाहर से केंचुआ ला करके डालना चाहिए। इसी क्रम में हमारी साथी हैं शिखा, उनसे आज आप लोगों को रूबरू कराते हैं। शिखा जी का कीकाबोनी फार्म है जहां पे वो केंचुआ की जनसंख्या को बढ़ाती हैं और वर्मी कंपोस्ट भी बनाती हैं, और उनके वर्मी कंपोस्ट जो है सो सबसे उत्तम गुणवत्ता का वर्मी कंपोस्ट है जितने वर्मी कंपोस्ट मैंने आज तक देखा है। तो आइए मिलते हैं शशि शिखा जी से और जानते हैं उनकी जुबानी केंचुआ की खाद कैसे पहचान बनाते हैं, क्या क्या उन्होंने संघर्ष किया केंचुआ की खाद बनाने के लिए और किसानों को अच्छा उत्तम गुणवत्ता का केंचुआ का खाद मिल सके उसके लिए। और देखते हैं कि अच्छी गुणवत्ता की केंचुआ खाद को कैसे पहचाने, जिससे कि कभी हम केंचुआ की खाद खरीदे तो हम ठगे सा महसूस न फील करें। Hi, welcome to Keekaboni Living Farms. We are located here in Faridabad in the foothills of Aravlis. So come, let's see what we are doing. तो हम लोग अब ये इनका फार्म जा रहे हैं अंदर। हाँ जी। और ये फार्म हमारा पूरा 2 एकड़ का कैंपस है और आप देख रहे हैं गेट से ही शुरू हो जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग के अलग अलग प्रोसेसेस हैं, तो ये अभी हमें बताएंगी कैसे कैसे शुरू किया इन्होंने। हाँ, तो पहला सवाल सबसे पहले आपका, ये ख्याल कैसे आया आपका कि आप हम वर्मी कंपोस्ट में घुसना चाहिए? तो एक्चुअली 2 साल पहले की बात है कि लॉकडाउन का टाइम था और हम सब घर में बैठ के ऊब चुके थे। तो हम लोग इनफैक्ट इस तरफ घूमने आ रहे थे और रास्ते में हर जगह गोबर नज़र आया, हर जगह गोबर का टीला। तो ख्याल वहीं से आया कि इतना बड़ा रॉ मटेरियल हमारे सामने पड़ा है, फरीदाबाद सिटी के अंदर में इतने बड़े बड़े टीले हैं गोबर के, इसका हम कुछ करते क्यों नहीं है। तो हम वेस्ट टू वेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको देखना शुरू किया, सोचना शुरू किया। और फरीदाबाद शहर के बिल्कुल 10-12 किलोमीटर के अंदर में ये गांव हैं जहाँ पे कि ये जो आप खेती देख रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, गोबर की अवेलेबिलिटी ह्यूज है। तो वहीं से ये आइडिया आया कि क्यों ना इसको हम रिसाइकिल करें और इसको एक यूज़फुल प्रोडक्ट के रूप में इसको बनाएं। राइट। तो अभी तक का आपका कैसा रहा जर्नी 2 साल का? 2 साल का जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत चैलेंजिंग रहा है और बहुत फुलफिलिंग भी रहा है। तो हमने नवंबर 2020 में शुरू किया था। ये ज़मीन हमने जब ली थी तो ये कम्प्लीटली एग्रीकल्चरल लैंड था। यहाँ पे इनफैक्ट ज्वार की फसल खड़ी हुई थी। आज आप जैसे देख रहे हैं तो हमने 25 बेड से शुरू किया और आज हम लोग जनवरी 2023 में हैं। वी हैव बीन एबल टू एक्सपैंड टू 210 बेड्स एट प्रेजेंट। वी हैव बीन एबल टू कवर 1.5 एकर्स ऑफ लैंड। हमारी जो कंपोस्टिंग है वो 1.5 एकड़ लैंड में अभी हो रही है। आधे एकड़ लैंड में हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्रॉपिंग करते हैं, गेहूं है, सरसों है, आलू है, ये हमने लगाया हुआ है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि हम कब जुताई करना है, कब पानी लगाना है, कितना वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, वीडिंग का क्या प्रोसेस होगा, इसको हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ताकि हम और किसानों को बता सकें कि आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट यूज़ करके भी किस तरीके से बेस्ट यील्ड के साथ खेती कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, आपके कुछ बेड्स देखें। कुल हमारा जो ये टेक्नोलॉजी है इसको हम विंडरो मेथड टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये एकदम ही लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें कोई भी फिक्सचर्स
की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें सिर्फ लैंड लेवलिंग करनी होती है। ईंट की लाइनिंग भी लूज़ होती है, हम नीचे प्लास्टिक बिछाते हैं, उसके ऊपर हम गोबर डालते हैं और फिर उसको हम पराल से ढक देते हैं। एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली मूवेबल। तो पिट्स हम इस तरीके से बनाते हैं और जो हमारा जो डायरेक्शन है ऑफ मेकिंग द बेड्स, ये नॉर्थ साउथ होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विंड का डायरेक्शन, सन का डायरेक्शन से हमारा जो लाइफ स्टॉक है विच इज़ आवर अर्थवर्म्स, दे गेट इम्पैक्टेड। तो इसीलिए ये कम्प्लीटली एक साइंटिफिक और प्लान्ड तरीके से हम ये यूनिट को ऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और उस चैलेंजेस को आप कैसे दूर कर रहे हैं? तो ये 2 साल में हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, बहुत लर्निंग हुई हमारी, जो कि यूट्यूब वीडियोस पे नहीं थे, ना तो हमारे मेंटर्स ने बताया। खाद क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, कितने दिनों में इस्तेमाल करना है, इसकी जानकारी नहीं है उन्हें, इसका नॉलेज नहीं है उन्हें। तो हम कहीं ना कहीं कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये दीज आर बिजनेस चैलेंजेस, जहाँ तक कि हम मार्केट और कस्टमर की बात करते हैं। प्रोडक्शन में भी मल्टीपल चैलेंजेस हैं। प्रोडक्शन में सीजनैलिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल कि बारिश के समय में केंचुए भाग जाते हैं, तो वो क्या है, उसको कैसे करना है। ठंड के समय में जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाती हैं, तो उसकी वजह से कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं। एक्सट्रीम गर्मी में फेटलिटी बढ़ जाती है वर्म्स की, उसकी वजह से चैलेंजेस आते हैं। फिर ठंड के टाइम पे डिकम्पोजिशन का टाइम बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से चैलेंजेस आते हैं। तो हमारा साइकिल ऑफ कंपोस्टिंग बढ़ जाता है। तो देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस जो जब हम करने के लिए उतरे हैं, उसके बाद वी हैव ट्राइड टू लर्न फ्रॉम इट एंड वी हैव इम्प्रूव्ड आवर प्रोसेसेस। और तीसरा जो चैलेंज है वो है, क्योंकि देखिए हम वर्म्स के साथ काम कर रहे हैं। वर्म्स बहुत सेंसिटिव क्रिएचर्स हैं और वर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, वर्म्स का रिटेंशन, ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट में। हम 25 से 210 बेड तक आए हैं। आज के डेट में हमारे पास लिमिटलेस वर्म्स हैं। वो हमने इस तरीके से किया कि वी हैव बीन वेरी केयरफुल अबाउट 3 थिंग्स जो वर्म्स को चाहिए: उनका खाना, उनका पानी और उनका हवा। तो ये 3 चीज़ों का हमने बहुत ख्याल रखा है। हमारा रोज़ चेक होता है बेड और हम मैनुअली चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रिसीजन से हम कर रहे हैं और इसीलिए हमारी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट हम बना पा रहे हैं। तो आइए हमको ले चलिए थोड़ा अपने फार्म में क्या क्या गतिविधि होती है प्रोडक्शन से लेकर के और अंत तक, तो हम देखते हैं। बिल्कुल। यहाँ हमें सामने में एक बेड दिख रहा है आपका। जी जी। तो ये बेड पे क्या रॉ मटेरियल यूज हुआ है? जी, तो आप जैसे देख रहे हैं, ये जो बेड है ये 75 फीट लंबा है और ये 8 फीट चौड़ा है और ट्विन बेड्स हम बनाते हैं। इसके अंदर जैसे नीचे ये प्लास्टिक बिछी हुई है ना, और ऊपर ये ईंट की लाइनिंग है जो लूज़ लाइनिंग हमने लगाई हुई है, और इसके ऊपर हमने कैटल डंग डाला है और कैटल डंग के ऊपर हमने केंचुआ का जो वर्मी कल्चर है वो डाला है और फिर उसको हमने पराल से ढक दिया है। ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम काम करते हैं, उसमें हम 30 बाई 4 का ट्विन बेड बनाते हैं। जो आप ये देख रहे हैं, ये 2 बेड एक साथ में बने हुए हैं और 2 बेड के बीच में हम ऐसे 4 फीट की जगह भी छोड़ते हैं ताकि ये काम करने के लिए हमारे वर्कर्स को ईजी हो जाए, है ना। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं, इसमें ये खाद बनी हुई है, ये कम्प्लीटली खाद बन चुकी है। ये पूरा वर्म कास्ट है, आप देखिए, ठीक है। और इसके अंदर हमारे वर्म्स भी हैं। ये हमारा एक्चुअली वर्म कल्चर है, ये देखिए, ये हमारा वर्म कल्चर है। बहुत हैं सारे। हाँ, ये देखिए, इसमें मैच्योर वर्म भी हैं, बच्चे भी हैं और अंडे भी हैं। तो ये हमारा कम्प्लीटली वर्म कल्चर है। ये जो लास्ट का जो ये लेयर है, ये हमारा वर्म कल्चर ही होता है। ये ऊपर का अभी और 2 लेयर इसमें से निकल जाएगा, है ना। इनफैक्ट 1 लेयर निकलेगा और लास्ट का जो करीब 2-3 इंच है, उसमें ये हमारे वर्म्स होते हैं। तो इसको हम वापस से इसमें गोबर की फिलिंग करके वापस से ये कल्चर उसमें डाल देंगे, ऊपर का खाद हार्वेस्ट करके। राइट। ठीक है। ये सबसे नीचे जो रहते हैं वो केंचुआ रहते हैं। हाँ, ये केंचुए हैं। तो ये अगर ऊपर का कैसे क्या करते हैं, हाँ, जो वर्म्स जो हैं वो मूवमेंट सेंसिटिव होते हैं एंड सनलाइट सेंसिटिव होते हैं। क्या करते हैं, हम पहले पराल हटा देते हैं। जैसे आपने ये बेड देखा, अगर ये बेड से हमें हार्वेस्ट करना है तो हम पहले पराल हटा देंगे, उसके बाद हम इस पर कुरेदा लगाते हैं। पंजी लेकर आइए गौरव, दिखाइए उनको। पंजी से जो है ऊपर का 1 लेयर जो है इसको कुरेदा लगाते हैं। हाँ, ये है कुरेदा लगाने का तरीका, बिल्कुल।
तो इससे जो केंचुआ So है, basically- केंचुआ तो देख के बहुत मुलायम और कोमल लगता है। हाँ, तो केंचुआ के उसको असर नहीं पड़ता? नहीं 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 नहीं, केंचुआ देख के बहुत मुलायम लगता है, लेकिन केंचुआ बहुत रेजिलिएंट क्रिएचर है। ये जैसे इन्होंने ये मूव किया, और इन्होंने बड़े हल्के हाथ से किया, जैसे आपने देखा। केंचुए जो हैं ये मूवमेंट की वजह से और ये सनलाइट की वजह से नीचे सेटल हो जाते हैं। तो जैसे आप देखिए ऊपर आपको केंचुए नजर ही नहीं आएंगे, नहीं है इसमें केंचुए, है ना, क्योंकि केंचुए सब नीचे सेटल हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पे हैं केंचुए, यहाँ पे। तो इसीलिए ऊपर का लेयर फिर हम ऐसे करके इकट्ठा करके हटा लेते हैं, और लास्ट का लेयर जो है उसको हम अगेन स्टॉक करते हैं, फिर गोबर भर के वही कल्चर वापस उसमें डाल देते हैं। एक बार वापस नीचे दिखाइए जरा, ये सारे नीचे वाले लेयर में केंचुआ देखिए, दिख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, है ना। बहुत अच्छा। हाँ, और ये ऊपर में नहीं है, देखिए ऊपर में ये पूरा खाली है। देखिए केंचुआ क्या करता है, हम ऊपर में डालते हैं, केंचुआ ऊपर से खाना शुरू करता है और नीचे जाता है, ठीक है। तो ऊपर खाद बनती जाती है लेयर बाय लेयर, तो हम लेयर बाय लेयर उसका उतार करते रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा आपको कि 1 फीट का हमारा बनता है, तो जैसे 2-2 इंच के लेयर्स बनने शुरू होते हैं, तो 2 इंच निकाला, 2 इंच निकाला, 2 इंच निकाला, लास्ट का 2 इंच हम छोड़ देते हैं, वो हमारा वर्म कल्चर होता है, और ऊपर से बाकी सारा खाद निकल जाता है। वर्मी कंपोस्ट का ऐसे कोई शेल्फ लाइफ नहीं है, इट हैज़ अ लिमिटलेस शेल्फ लाइफ। तो अगर हम वाटरिंग करते रहेंगे तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन उसकी रिटेन रहेगी, लेकिन अगर नहीं भी कर पाते तो भी उसकी सॉइल कंडीशनिंग की कैपेसिटी बरकरार रहती है। मैं आपसे ये बता रही थी कि जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं कंपोस्ट को, तो हम इस तरीके से इसको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इसकी हम सीविंग करते हैं। तो ये जो सीविंग आप देख रहे हैं ये तो मैनुअल सीविंग है, बट हमारे पास मशीन भी है। तो जब क्वांटिटीज़ ह्यूज होती हैं तो हम वो मोटर से चलती है और उससे हम सीविंग कर लेते हैं। अच्छा, बहुत लोगों का ये कहना है, किसान भाई भी आते हैं और पूछते हैं कि भाई ये तो गोबर का ही खाद है, इसमें क्या अंतर है। तो भाई ये सिर्फ गोबर का खाद नहीं है। पहली बात तो ये है कि कोई भी जो फार्म यार्ड मैन्योर है उसको कम से कम 1.5 से 2 साल लगता है फुल्ली डिकम्पोज होने में, ठीक है। तो सबसे पहला तो वो डिफरेंस है कि ये 60 से 90 दिन में डिकम्पोज हो जाता है। दूसरा जो अंतर है वो ये कि वर्मी कंपोस्ट इज़ वन ऑफ द ओनली खाद जिसमें सारे के सारे 17 मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक साथ मौजूद होते हैं अलग अलग क्वांटिटी में। अब जैसे आपको पता है कि आपने फसल देखी तो हरा दिख रहा है, हरा क्यों है? नाइट्रोजन चाहिए पौधों को क्लोरोफिल पिगमेंटेशन के लिए, जिससे कि फिर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट। वो नाइट्रोजन वो बिल्ड करता है। हमारे खाद वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, ये NPK का क्वांटिटी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। बट इसके अलावा जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि आयरन है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, जो कि अलग से डालना पड़ता है किसानों को, वो भी इसमें है। दूसरा, जब हम DAP डालते हैं, जब किसान भाई DAP डालते हैं तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 13 से 14% ही वो एब्जॉर्ब हो पाता है ज़मीन में, बाकी वो सॉल्ट लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, ज़मीन को बंजर बनाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो वर्मी कंपोस्ट है उसके अंदर ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ऑर्गेनिक कार्बन बहुत हाई है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स बहुत बढ़ जाती है, और पानी मिट्टी में मिलने के बाद कार्बन कंटेंट वो बढ़ा देता है ज़मीन का, और ओवरऑल फसल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये डिफरेंस है। तो ये बिल्कुल सेम चीज़ नहीं है, ये अलग चीज़ है, ये प्रीमियम चीज़ है। सारे किसानों को यूज़ करना चाहिए। अगर आप यूरिया DAP इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप ये खाद ज़रूर डालिए, क्योंकि इसके बिना आपका सॉइल हेल्थ ख़राब हो जाएगा, बंजर बन जाएगी ज़मीन, पानी हो जाएगा ख़राब, और जहर तो हम उगा के खा ही रहे हैं। तो उससे बचने के लिए आप प्लीज़ ये ज़रूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि हम जानते हैं केंचुआ बहुत ही उपयोगी जीव है हमारे खेतों के लिए। तो अगर हमें अपने खेतों में केंचुआ डाल करके उनकी वृद्धि करनी है, उनकी जनसंख्या बढ़ानी है, तो आप शशि शिखा जी से भी मंगा सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल मैं नीचे लिंक में दे दूँगा। धन्यवाद।